नमस्ते सर। नमस्कार। परिचय दीजिए अपना। सर मैं बेसिकली सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी 10th तक की पढ़ाई भी वहीं पर हुई है। उसके बाद मैंने 12th डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा से किया है और उसके उपरांत मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सन 2013 में की है। वर्तमान में मैं परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के रूप में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अजमेर में कार्यरत हूँ। सामाजिक न्याय अधिकारी ये जो SSCU जो है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। जी सर। जो RS एलाइड से होते हैं। जी जी। अच्छा। नहीं सर, मेरा पद अलग है। हाँ जी। मेरा पद अलग है। मेरा पद है परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी। एसएसओ भी एक पद है जो कि 2013 में आरएस के थ्रू लिया गया था। 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, तो आप भी RS एलाइड के थ्रू ही हो? जी सर। अच्छा, क्या वर्क रहता है आपकी पोस्ट का? सर मेरे वर्क को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो परिवीक्षा और कारागृह से संबंधित कार्य। और शॉर्ट में बताइए फटाफट। जी सर। जिसके अंदर हम पेरोल, मेजरली पेरोल, जो कैदियों की पेरोल होती है, आवधिक समीक्षा से संबंधित और उनके कल्याण के संबंधित जो कार्य है। दूसरा, क्योंकि मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के एक सेकंड ऑफिसर के रूप में काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो उनकी जो विभिन्न योजनाएं हैं जिले में, उनको क्रियान्वयन का देखना, उनको मॉनिटरिंग करने का कार्य रहता है। अभी हाल ही के बजट में राजस्थान सरकार की कौन सी योजनाओं की घोषणा हुई? सर हाल ही के बजट में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर के लिए चिरंजीवी योजना सरकार ने लागू की है, जिसके तहत हम एक नया एक मॉडल योजना के रूप में लेकर के आ रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस सभी लोगों के लिए होगा। जो पुरानी योजना के तहत जिनको लाभ मिल रहा था उन्हें फ्री होगा। इसके अलावा जो लोग होंगे उन्हें 50% पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि लगभग 850 रुपए के आसपास आएगा। कोई भी शामिल हो सकता है उसमें? सर कुछ कैटेगरी के लोगों को हटाया गया है, जैसे जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत जिनको पहले से इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा उसमें। तो कोई आय का क्राइटेरिया है इसमें? सर ये यूनिवर्सल स्कीम के रूप में किया गया है, जिसमें दो भाग में बांटा गया है। जो लोग SECC के तहत लाभार्थी हैं पहले से हमारे यहाँ पे, प्लस NFSA के रूप में लाभार्थी हैं, उन्हें फ्री में मिलेगी योजना। अन्य लोगों को, बाकी सभी लोग बिना किसी आय के क्राइटेरिया के, उन्हें 50% पेमेंट अगर प्रीमियम का पे करते हैं, वो 850 रुपए, तो वॉलंटरी रूप में वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। अच्छा, कितना है इसमें, कवर कितना होता है? जी सर, इसमें 5 लाख रुपए तक का कवर है प्रति परिवार प्रति साल का, जिसमें 50,000 रुपए जनरल बीमारी के लिए और गंभीर बीमारियों के केस में 4.5 लाख रुपए का कवर है। 50,000 प्लस 4.5 लाख। ओके, ठीक है। चलिए, बीमारी की बात चल रही है तो कोरोना की बात करते हैं। कोरोना का जो प्रबंधन है वो किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है? सर कोरोना का प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। कब का है? मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे ओके, ठीक है। कोरोना के वर्ल्ड वाइड इफेक्ट्स बताइए, क्या इफेक्ट्स रहे? सर कोरोना के वर्ल्ड वाइड इफेक्ट्स को अगर हम बांटें तो इकोनॉमिक आधार पर अगर हम देखें तो जो ट्रेड है देशों के बीच में, वो रुक गया। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी वजह से। उसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मैक्सिमम देशों के अंदर रुक गई थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम काफी सारे देशों का जो डेट लेवल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तीसरे लेवल पे अगर हम देखें तो एक ग्लोबलाइजेशन की जो एक लहर चल रही थी, उस पर भी एक तरह से रुकावट कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम सामाजिक स्तर पे देखें तो जो समाज के जो सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े वर्ग जो था, जो वल्नरेबल सेक्शंस थे, वो उसको सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जैसे जो ILO का डेटा है वो कहता है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं, उनके नंबर शायद डबल हो सकता है। जो 1990 के बाद में जो हमने एक प्रोग्रेस लेकर के आए थे गरीबी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें हम वापस पिछड़ने वाले हैं। जो हंगर है वो वापस से आगे बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ने वाला है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई दिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो एनवायरमेंटल लेवल पे। जो क्लीन एयर दिखाई दी, क्योंकि मोटर यातायात वाहनों की संख्या कम थी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन था वो कम था। तो एक तरह से हमें ये दिखा रहा है कि अगर कुछ प्रयास किए जाएं तो हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। ओके, ठीक है। थोड़ा IR पे बात करते हैं।
ये कहा जाता है कि रिसेंटली भारत चीन विवाद का एक कारण आरसेप परियोजना है, आरसेप। जी सर। भाई बता पाएंगे इसके बारे में? सर आरसेप जो है एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन आसियान प्लस थ्री कंट्रीज के बीच में, जो एक सोचा गया था, जो आसियान के साथ में, जिनका पहले पूर्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहा है, उन कंट्रीज के बीच में एक रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रूप में है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके तहत ये सारे देश आपस में कुछ मुद्दों पे एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप लेकर के आएंगे, जहां फ्री ट्रेड होगा, गुड्स का, सर्विसेज का, प्लस लोगों के बारे में भी। लेकिन भारत ने आरसीईपी के जो निगोशिएशन चल रहे थे, उसमें भारत की कुछ मांगों को नहीं रखा गया, नहीं माना गया, जिस वजह से भारत ने आरसीईपी से पीछे हट गए और बाकी देशों के साथ, आसियान +5 के साथ आरसीईपी फाइनली लागू हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है? जी सर। ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना, भारत का शामिल नहीं होना, आपको लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ तो क्वाड में चीन विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो चीन के साथ फ्री ट्रेड में शामिल हो रहा है, कि ये कोई विरोधाभास आपको नहीं लगता? सर जैसा आजकल हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें रिलेटिवली लोग उनको, जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर दिया गया है। जैसे भारत का भी जो कारण है आरसीईपी नहीं ज्वाइन करने का, वो स्ट्रेटेजिक कम होकर इकोनॉमिक ज्यादा है। हमें डर है कि हम अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स और जो स्पेशली डंपिंग जो होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी चाइनीज गुड्स, इस वजह से हमने वहां ज्वाइन नहीं किया। ओके। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट। सर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? माना जाता है BRI। जी सर, बोर्ड एंड चाइना का सर ये प्रोजेक्ट है। मेन इसका एम जो है, जो पुराना सिल्क रोड था, उसको रोड पे और सी लेवल पे वापस से डेवलप करना है। और इसको जो देखा जा रहा है वो एक इकोनॉमिक मुद्दे के साथ साथ स्ट्रेटेजिक भी देखा जा रहा है, जहां पर चाइना कोशिश कर रहा है कि इस रूट्स के थ्रू वो अन्य देशों पे एक अपना जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ा सके, और उन कुछ देशों के अंदर जो अपनी बेसिक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भारत का क्या स्टैंड है इसको लेकर? सर भारत ने BRI को नहीं ज्वाइन किया है, और इसका प्रमुख जो कारण है वो है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है, वहां से ये रास्ता जा रहा है, और उसको लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की है, और ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट है, इस वजह से हमने नहीं ज्वाइन। ओके, एक ये आपका वक्तव्य है कि ये भारत की संप्रभुता के विपरीत है? जी सर। जो BRI प्रोजेक्ट है। जी सर। हाँ बताएं। जी सर, तो एक तो कारण है कि भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट है। दूसरा एक और कारण अगर हम देखें तो चाइना की जो पॉलिसी देखी गई है, स्पेशली जो इकोनॉमिक लोन की पॉलिसीज हैं, उसको एक इकोनॉमिक उपनिवेशवाद के रूप में भी देखा जा रहा है। काफी सारी कंट्रीज को इस चीज का नुकसान हुआ है कि काफी मुश्किल टर्म्स पे उसने चाइना से लोन लिया, और उसे लोन को नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें चाइना की डिफिकल्ट शर्तों को मानना पड़ा, जैसा मालदीव में देखा गया। मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। सॉरी सर। कि अगेंस्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जी सर, जो BRI प्रोजेक्ट है वो भारत की संप्रभुता के विपरीत कैसे है? सर जो प्रोजेक्ट है उसकी एक आर्म पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र से निकलती है, जिसमें कि चाइना के पश्चिमी प्रांत को अरब सागर से जोड़ा जा रहा है। तो भारत के अनुसार ये क्षेत्र भारत का, क्योंकि ये भारत का क्षेत्र है, भारत की संप्रभुता का, तो इस वजह से इस क्षेत्र से इस तरह के प्रोजेक्ट को निकालना भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट। क्या POK कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का पार्ट? सर मैं एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज? क्या POK संवैधानिक रूप से भारत का भाग है? जी सर। कैसे, इसका कोई प्रमाण दे पाएंगे आप, तथ्य बता पाएंगे? सर जो संविधान के आर्टिकल 1 के तहत
जो भारत की सीमा दिखाई जाती है, जो कही जाती है भारत और भारत के राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज के तहत, तो वह अनडिवाइडेड, जो पूर्व में अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, और अब वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसका भाग। ओके, और उसके अलावा कुछ सीट्स भी खाली रखी गई। जी सर, उसके अलावा जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की कुछ सीटें हैं वो इस क्षेत्र के लिए भी रखी गई हैं वर्तमान में। कितनी कितनी सीट्स लोकसभा में खाली है? सर मैं इस पे नंबर पे श्योर नहीं हूँ, मैं माफी चाहूँगा। ओके, अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? सर लोकसभा में संविधान के अनुसार कुल 350 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 343 सीटों पे इलेक्शन होता है। और टोटल कितनी है? टोटल 350 सीटें, मैक्सिमम पॉसिबल 350 सीटें हो सकती हैं लोकसभा में, जिनमें से 343 पर इलेक्शन होता है। दो जो एंग्लो इंडियंस को लिया जाता है, 500, मैं माफी चाहूंगा सर, 550 और 543। नहीं तो जो दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं, इस सर उनके लिए, उन्हें जो वर्तमान लोकसभा है उसमें उन लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और अभी वर्तमान में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वह हटा दिया गया। गुड, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी सर। आप प्रेजेंट संख्या जो है वो अभी आज की तारीख में लोकसभा में जो संख्या है वो 543 है, जी सर। और अधिकतम 550 हो सकती है। जी सर। राइट आंसर है आपका। अच्छा, एक कोई ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है भारत चीन की। चीन की एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जी सर। क्या है? सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है चाइना की, वह एक कंटेनमेंट पॉलिसी के रूप में है कि भारत के आसपास जो देश हैं, जो आइलैंड्स हैं, वहां पर चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, जिसके तहत जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा, हमारे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, रितवे जो है म्यांमार में। राइट, ओके, थोड़ा मैटर चेंज करते हैं, की बात करते हैं। अभी वित्त मंत्री कौन है भारत की? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। कहाँ से है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं माफी चाहूंगा सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने बजट पेश किया है भारत का, जी सर। बजट जो पेश किया है वो उसकी विशेष बात क्या है? सर अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े तो क्योंकि ये कोरोना पीरियड था, तो उस पीरियड के अंदर भी हमने किसी भी तरह के नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, और जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्पेशल जगह देते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछली बार के कंपेरिजन में 35% बढ़ाते हुए 5.3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है। गुड। अच्छा, एक पॉइंट और बताएं बजट के बारे में कि जो 6 पिलर बेस्ड बजट है। जी सर। बता पाएंगे कौन से 6 पिलर्स हैं? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पिलर हेल्थ है, सेकंड पिलर है हमारा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, एक पिलर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे पिलर्स के एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, जी सर, ये क्या होता है? सर इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार के चाहे लोग कम हो, सरकार की मशीनरी कम हो, जो ट्रेडिशनल सेंस में हमें देखी जाती है, लेकिन जो लाभ है गवर्नेंस का जो मतलब हम कहते हैं कि सरकार की रिसोर्सेज का पूरी तरह से उपयोग किया जाए लोगों के हित में, वह सबसे अधिक रूप में, सबसे अच्छे रूप में, सबसे एफिशिएंट रूप में किया जा सके। ओके, तो न्यूनतम सरकार का मतलब हम ये लेवें कि जो रूल्स हैं वो कम से कम गवर्नमेंट थैंक यू सर। को कम से कम रूल्स में बांधे। जी सर, थैंक यू सर। लिबर्टी ज्यादा दे जनता को। थैंक यू सर। यही मतलब आप बता रहे हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि कोरोना में जो नुकसान हुआ है देश का, उसको करने में ये बजट कुछ सक्षम हो पाएगा? सर अगर हम विशेष तरह से जो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो रिपोर्ट्स हैं, IMF की, OECD की, उसको देखें तो वो सब प्रेडिक्ट कर रही हैं कि भारत का जहां तक हमारे लगभग -7% की ग्रोथ रेट रहेगी 2021 में,
हम बाउंस बैक करके लगभग 11% या 12% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है अभी ओईसीडी की मार्च रिपोर्ट के बेसिस पे। राइट। तो हम उम्मीद है कि हम कर सकते हैं। गुड। अच्छा, ये एक तांडव नाम से एक वो है, सीरीज है। जी सर। क्या है ये? सर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एक सीरीज है, जिसमें एग्जैक्ट मैटर सीरीज क्योंकि मेरे द्वारा देखी नहीं गई है तो सीरीज का जी। मैटर नहीं है, लेकिन जो इस पे एक मुद्दा हुआ कि इसमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए जो कि कुछ रिलीजियस भावनाओं को हर्ट करते हैं, और उसकी वजह से उसके उन दृश्यों को हटाने के लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए बात चली। आपको लगता है कि ओटीटी पे भी कोई सेंसर होना चाहिए? सर बिल्कुल, जिस तरह इसके केस में दो केस हम सोच सकते हैं। नंबर एक, ओटीटी प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिस तरह से स्पेशली कोरोना काल के बाद में भी और उससे पहले भी इंटरनेट की जिस तरह से व्यापकता बढ़ रही है। दूसरा, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम कन्वेंशनल सेंसरशिप की बात करें तो कंटेंट इतना ज्यादा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कि वो कन्वेंशनल सेंसरशिप जो हमारी स्कीम्स हैं, सेंसरशिप बोर्ड वगैरह, वो इसको नहीं कर सकता। तो इस वजह से ही सरकार के द्वारा ओटीटी रेगुलेशंस लेकर के आए हैं, जिसमें सेल्फ सेंसरशिप की बात की गई है और कंप्लेंट बेस पे बात की गई है कि आप इस लेवल पे इसको चेक कर सकते हैं। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया जाता है, अर्थात उसको कुछ लिमिट दी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कुछ हद तक वायलेशन होगा? सर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट राइट है ही नहीं। हमेशा कुछ हद तक कुछ बेसिक कंडीशंस के रेस्पेक्ट में, स्पेशली देश की एकता अखंडता को लेकर के, सदाचार को लेकर के या लोक व्यवहार को लेकर के उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और जब तक वो रेस्ट्रिक्शंस लो के अनुरूप हो, सभी के लिए बराबर हो, किसी को किसी तरह की बायसनेस ना हो, तब तक मेरे हिसाब से वो सही है और उसमें किसी भी तरह का मूल अधिकार का हनन नहीं। वेरी गुड। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में एक देश को ब्रह्मोस मिसाइल देने का समझौता किया है। जी सर। बता पाएंगे आप? सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं गैस करना चाहूंगा। करिए। वियतनाम। वियतनाम तो बहुत पुराना हो गया है। अच्छा सर। अभी हाल ही में 1 महीने पहले। मैं माफी चाहूंगा सर उसके बाद। ठीक है। अच्छा बताइए, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? सर ब्रह्मोस जो है एक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी मैं माफी चाहूंगा सर, मैं वर्ड्स नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल गुड। बस मैं आपकी समीक्षा कर लेता हूँ। गौतम सर आ चुके हैं। जी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। थैंक यू वेरी मच सर। जो ये समझौता भी हुआ है वो फिलीपींस के साथ हुआ है। भारत इसको देगा। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और सुपरसोनिक का मतलब है कि ये आवाज ध्वनि की गति से तेज चलता है और इसका जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, इसलिए इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और जब पैरेलल टू अर्थ चलता है, पैरेलल टू सरफेस चलता है, तो उसको क्रूज कहा जाता है। एक पैराबोलिक टाइप होता है जो घूम के जाएगा और फिर अटैक करेगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। तो ये क्रूज है जो कि पैरेलल टू अर्थ चलता है और ये फिलीपींस मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सर। संबंधित 6 पिलर्स आप याद रखें। एक्सपेंडिचर आपका बहुत अच्छा आंसर है और मंदी वाले मामले में भी बहुत बढ़िया आंसर। थैंक यू सर। कोरोना के इफेक्ट्स में हमने आप बात की थी, तो इसमें देखें एक तो गवर्नमेंट को डालें, इसके फिस्कल डेफिसिट्स बढ़े हैं गवर्नमेंट, तो इसके साथ ही आपको डेफिसिट सारे याद करने। जी मुझे याद है सर। जो है सारे कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखिए, कितना % इस बार रखा गया। इसके साथ भी है 9.2 पुराना था। ठीक है। इसके साथ आप राजस्थान का बजट भी पूरा तैयार रखेंगे और जनता वाला इफेक्ट आपने बताया, साथ में बैंक को भी शामिल करें। बैंकों का एनपीए बढ़ गया जो आपने गवर्नमेंट का बताया। जी सर। इसके साथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखें तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और कहीं ना कहीं जो ट्रंप की हार का कारण है वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट ही माना गया है। बिल्कुल माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार बनेगी, पर ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, तो इसको भी आप एक शायद फैक्टर के तौर पर डाल सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का है, 2005 का है। आरसेफ वाला आपका अच्छा कंसेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाला बढ़िया आंसर था। संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम डिसीजन खुद ले अपने डिसीजन में। आपने कहा कि संप्रभुता के खिलाफ है, जो पीओके में
इंटीग्रिटी ज्यादा होता बेटर सर यहाँ पे एक। हाँ, जो BRI प्रोजेक्ट जो बन रहा है, रोड इनिशिएटिव, इसके कारण भारत की संप्रभुता बाधित होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है अपने निर्णय, चाहे वो विदेशी निर्णय, विदेश नीति से संबंधित हो या आंतरिक नीति से संबंधित हो, गृह नीति के, उसका निर्णय लेने में कोई भी देश अगर आत्मनिर्भर है तो संप्रभु राष्ट्र है। पीओके में हमारे निर्णय लागू नहीं होंगे, इस रूप में ये हमारी संप्रभुता के लिए बाधक है। ये उत्तर आपने दिया था, इसको आप दे दें। और पीओके में एक और लोकसभा वाला पॉइंट आपने अच्छा बताया, ये आपने आर्टिकल 104 संशोधन बताया, बहुत बढ़िया आंसर। स्ट्रिंग ऑफ पल्स बेसिकली एक पौधा है जो इस तरह से मोतियों की तरह वो पत्ते होते हैं और इस तरह से बना होता है। तो अच्छा आंसर है आपका, मेरी तरफ से वेरी गुड। और अगर 2-4 आंसर छोड़ दिया जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन आपका। ऑल द बेस्ट जी। जी सर। हेलो हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग रजत जी। जी सर। आपकी प्रोफाइल तो शानदार है, आपका एजुकेशन कैरियर, आपने एकेडमिक जो ना एजुकेशन कहाँ से लिए है, ये स्कूल एजुकेशन? सर मैंने 10th तक की एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर से हुई थी और कक्षा 11 और 12 डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा से। गुड गुड। मैं यही सोच रहा था कि आप डीएवी से पढ़े हुए हैं। आप रुड़की जो है वहाँ रुड़की से IIT इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है? जी सर। आप जो है ना उसमें उधर जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आपने ट्राई नहीं किया क्या? सर मैंने 1 साल काम किया है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड में। फ्लिपकार्ट में? हाँ हाँ, आई सीन दैट। फ्लिपकार्ट और आगे और दूसरी कंपनी में आप अप्लाई नहीं किया? और इसके अलावा अदर देन दिस? सर फ्लिपकार्ट में जब मैं काम कर रहा था, तो मैं वहां का ऑपरेशंस देख रहा था और प्रोसेस मैनेजमेंट पे मैं मेजरली काम कर रहा था कि किस तरह से प्रोसेसेज को इम्प्रूव किया जाए वहां पे। तो मुझे लगा कि इस काम को मैं कहाँ और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मुझे तब से मेरा मन हुआ मैं सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का, और मैंने रिजाइन करके प्रशासनिक सेवा में आने के लिए तैयारी में लग गया। आपका जीवन का एक्चुअली लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि जिसको आप जो है अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए? आप सर देश के लिए जब मैं अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गांधी जी के वर्ड्स वो याद आते हैं जो हमेशा स्कूल की किताब में सबसे पहले लिखे रहते थे कि आप सोचें कि जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को आपके उस निर्णय का, उस कार्य का लाभ मिल रहा है जो सबसे बेसहाय है, सबसे निसारा है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि क्या मैं अपने किसी भी तरह से जो भी कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो डेली हो या इकोनॉमिक हो, तो क्या मैं उन लोगों को मदद कर पा रहा हूँ जो देश के सबसे निसहाय बेसहारा लोग। गुड गुड। इसका आपको एक्चुअली इन दिनों में किस आपकी लाइफ में जो है किसने ज्यादा प्रभावित किया आपको? मोटिवेशन किससे मोटिवेट हुए हैं आप लाइफ में सबसे ज्यादा? सर मल्टीपल लोग रहे हैं मोटिवेशन के। अगर मेरे पिताजी सरकारी सेवा में हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स में देखूं तो डॉक्टर समित शर्मा ने से मैं काफी प्रभावित रहा हूं, और महात्मा गांधी के विचारों से भी मैं प्रभावित रहा हूं। आपके फादर किस में हैं? सर फादर अकाउंट्स ऑफिसर हैं अभी। कहाँ पर हैं? सर लेखाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय सवाई माधोपुर पोस्टेड है अभी रिसेंटली उनका ट्रांसफर हुआ है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो वो आपको क्या बनाना चाहते थे वो? सर पिताजी का सपना तो यही था कि मैं IAS बनूं, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो सबसे टॉप सेवा है वहां पे पहुंचूं, परंतु मैं वहां सफल नहीं हो पाया हूं। और इवन दिस सर्विस इज वेरी गुड सर्विस, जहां पर मैं अपने जो मेरा लक्ष्य है उसको यहाँ पर भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आपने माइथोलॉजी की कौन सी बुक्स पढ़ी है इन दिनों में? सर मैंने अमीश के द्वारा जो अभी रिसेंटली अमीश ने जो रिसेंटली रामचंद्र सीरीज चालू करी है, उनकी रावण बुक कुछ ही महीने पहले पढ़ी थी। उसके अलावा मैं वर्तमान में अभी एक डिफरेंट जॉनर की बुक उठाई है मैंने, जो सेपियंस जो किताब है, जिसके अंदर एक डिफरेंट टेक लिया हुआ है माइथोलॉजी के ऊपर भी, और मिथ को एक बताया गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में माइथोलॉजी वाज द मेजर पार्ट, कि जो मिथ्स है, जिस तरह से हम ह्यूमंस मिथ्स को डेवलप कर पाए, वो एक बहुत बड़ा एफर्ट डाला ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए। प्रिजन डिपार्टमेंट में, प्रिजन वेलफेयर में आपने क्या फंक्शन देखते थे आप?
सर मैं समाज कल्याण विभाग से हूँ मेजरली। तो समाज कल्याण विभाग के तहत हमारा एक तो पेरोल का होता है, प्रिजनर्स को जो पेरोल दी जाती है। इसके अलावा जो बंदी जो विचाराधीन बंदी हैं, उनकी आवधिक समीक्षा बैठक के दौरान हम ये देखते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वापस से ट्रायल्स मिले और उन्हें जल्दी से जल्दी उनके केसेस पे फैसला आए। गुड। अच्छा, ये जेल अधीक्षक मालीवाल को इन दिनों में चर्चा में है, क्या आप जानते हैं उसको क्यों चर्चा में है वो? मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे नहीं। अच्छा, बाद में बात करेंगे आपकी। ये प्रताप सिंह जी बारहट के बारे में जानते हैं क्या आप? मैं माफी चाहूंगा सर। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है इन दिनों में? जी सर, मैंने इनके बारे में सुना हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं है। यह एक वैष्णव। न्यूज सुनते हैं आप? जी सर। इन दिनों में बहुत दफा उन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका चर्चा की है कई बार। जी जी सर, ये वैष्णव संप्रदाय, जब वैष्णव संप्रदाय में हम संतों की बात करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, जिन्होंने एक तरह से सामाजिक कल्याण की भी साथ में लिया और एक हिंदू धर्म को एक जो रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्मिस्ट अप्रोच जो लेकर के आए थे वो था। लेकिन इनके एग्जैक्ट कार्यों की डिटेल्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये इस्कॉन का आपके बारे में सुना है? इस्कॉन कहाँ है? हाँ जी सर। सर ये इसकी स्थापना किसने की थी? मैं माफी चाहूंगा सर, इनकी स्थापना के बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है और इन्होंने जो इसने स्थापना की है उसकी, ये इस्कॉन का जो है ना वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है इसका? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं गैस करना चाहूंगा। सर न्यू दिल्ली? नहीं नहीं नहीं, न्यू दिल्ली नहीं मथुरा है। या फिर मे बी। नहीं नहीं, अब बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं माफी चाहूंगा सर। हाँ, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और है आपसे। जी सर। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वाराणसी के लिए इन दिनों में? मतलब उनके जीवन में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है वहां के लिए? सर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो गठन किया गया था वो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों की वजह से ही हुआ था उस समय पे। अच्छा, ये माणिक्यलाल जी वर्मा का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे ये? सर प्रजामंडल जो आंदोलन था राजस्थान में, उसके ये नेतृत्व इन्होंने किया था। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं करने में सक्षम हूँ, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए मैंने जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं किए थे। आपकी प्रोफाइल मैंने देख के ही मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि यू आर ए वेरी टैलेंटेड जो है ना पर्सन है आप। खैर नहीं, आप हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपसे, तो दो तीन बातें हैं कि एक तो आपके जो आप प्रेरणा के बारे में आपसे जैसे पूछा जाए आप किससे ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो एक पर्टिकुलर नाम आपको बताना चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई ये मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उसके बाद सेकंड पर्सन के बारे में आप बता सकते हैं। दूसरा, आपने जीवन का लक्ष्य के बारे में भी आपको ये बताना चाहिए कि मैं जो है ना, वो एक क्लियर आपने स्टेटमेंट तो सही है वो, लेकिन उसको क्लियर कि मैं आम लोगों के, गरीबों के जो है ना अपलिफ्टमेंट के लिए आई एम इंटरेस्टेड टू जो है अपलिफ्ट, जो है हमारे देश में गरीबी बहुत है, आबादी बहुत है, जो भी है, तो उसके लिए मैं आई वांट टू डू दैट, है ना। और ये यहाँ आरएस के थ्रू या मैं इसके, आप अभी तो आपका टाइम होगा ना, आप जो है ना आईएएस और अपीयर हो सकते हैं अभी? नहीं सर, मैंने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर लिए सारे अपने। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपको बहुत स्कोप है आपकी, ऐसी बात नहीं है। एक जो क्वेश्चन मैंने आपको किया था, फादर आपको क्या बनाना चाहते थे? उन्होंने आईएएस ही बनाना चाहते थे, तो खैर नेचुरली तो अच्छी बात है। जेल अधीक्षक मालीवाल का आज ही ये हुआ है कि उन्होंने जो है ना, मतलब ये हमारे प्रिजन्स हैं या जो है ना कारागृह है, उनमें जो है बंदियों के लिए एक उन्होंने, मतलब बहुत सारा यूं कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए, अच्छी परिस्थितियां उनके निर्माण के लिए उन्होंने काम किया है। और इस सुधारात्मक कार्यों के लिए इंडिया विजन फाउंडेशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो है किरण बेदी जी जो है ना प्रथम महिला आईपीएस अफसर जो थी, वो इनको जो है ना सम्मानित करेगी। ये अभी रिसेंटली आज के ही पेपर की न्यूज है ये। मैं मिस कर गया हूँ सर इसको, न्यूज को। मैं बिल्कुल इसको अच्छे से इसको स्टडी कर लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल।
एक जो क्वेश्चन था प्रताप सिंह बारहट का, ये राजस्थान के ही जो है ना, मतलब अर्जुन लाल जी सेठी द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र थे ये, और दिल्ली के जो है ना हार्डिंग्स बम केस में जो है ना इनका जो है कंट्रीब्यूशन माना जाता है। 1912 में उनका जो है ना, ये बहुत दिनों तक जेल में रहे थे, फिर बाद में जो है वहीं पर इनको मतलब मार दिया गया या खत्म हो गए थे ये। चैतन्य महाप्रभु की जो है ना कल ही जिक्र किया था, या शायद आज भी जिक्र था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका जिक्र किया है। और ये बंगाल के जो है ना वैष्णव संप्रदाय के जो है ना संत थे, और इन्होंने बहुत सारी शिक्षाष्टक और वेदांत सूत्र ऑफ बादरायण पर जो है उन्होंने बुक्स लिखी है। और साथ ही चैतन्य महाप्रभु से श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर मेंबर है, फाउंडर अध्यक्ष है, मतलब फाउंडर श्रीला प्रभुपाद जिनको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के या गौड़ीय संप्रदाय के जो है ना ये संस्थापक हैं श्रीपद प्रभुपाद। और ये चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से रिलेटेड है, और इस्कॉन का जो है कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इंडिया में नहीं है। इस्कॉन जो है पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी उसकी जो है ब्रांचेस है, वो इस्कॉन न्यूयॉर्क से संचालित है। और पूरे वर्ल्ड में उनके बहुत सारे, अब तो 100 जो है वो टेम्पल्स हैं। और वो जो है अभी इन दिनों में जो है इस्कॉन वो काम कर रहा है इनके लिए। आपको जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बर्थडे मील के लिए जो है वो फूड सप्लाई करते हैं उनको, तो बहुत बड़ी तादाद में वो सप्लाई होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। एक दो क्वेश्चन और रह गए आपसे। वाराणसी का आपने जो है ना विश्वविद्यालय का बिल्कुल सही बताया था। माणिक्यलाल वर्मा जी बिजोलिया में जन्मे थे और शिक्षक थे, और प्रजामंडल मूवमेंट से संगठित किया, और वृहत्तर राजस्थान के वो प्रधानमंत्री बने थे। वृहत्तर राजस्थान के नहीं, वृहत्तर इनिशियल फेज पर वो जो है प्रधानमंत्री बने थे। उस समय नाम ही प्रधानमंत्री था उनका, मतलब डेजिग्नेशन उनका। और 14 जनवरी 1969 को उनका निधन हुआ था। तो रजत जी आपका बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन, और आपकी जो है ना आपकी जो है वो भी बहुत अच्छी है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड मैं सोचता हूँ कि आप डेफिनेटली विल सेलेक्ट। थैंक यू सर। जी राजेश सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आप दिख नहीं रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। रजत जी, एक सेकंड में आपका बायोडाटा थोड़ा सा देख लूं। मैं वीडियो एक बार ऑफ करके ऑन करता हूं सर, अगर कुछ टेक्निकल एरर है तो। अब दिख रहे हैं आप? ओके जी सर। रजत जी, पहले तो ये बताइए रजत शब्द का अर्थ क्या होता है? सर रजत शब्द का मतलब होता है चांदी, सिल्वर। ठीक है, आज की डेट में चांदी का भाव बताइए आप भारत में। मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे चांदी का भाव नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, चांदी अभी वापस महंगी हो रही है। बीच में इसमें उतार चढ़ाव आया है। आप देखते हैं सोना और चांदी दोनों के जो दाम है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देवेंद्र मोदी वीडियो ऑफ करिए। देवेंद्र मोदी वीडियो ऑफ करें। सर सोना और चांदी दोनों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। तो जब भी अगर मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे कि कोरोना के समय हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज डाउन चलेगी, तो वहां से रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जाते हैं। तो हमेशा सोना चांदी का भाव ऊपर जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि चांदी का भाव अभी ऊपर जा रहा है, उसका भी कारण वही है कि बिजनेस सेंटिमेंट्स फिर से नेगेटिव फील्ड में जा रहे हैं। और वहीं पर जब भाव में उतार आता है, उसका कारण होता है जब बिजनेस सेंटिमेंट्स ऊपर जाते हैं, तो हायर रिटर्न्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वह वापस से बिजनेस या दूसरे तरफ चला जाता है। अच्छा, ये जो आपके सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, तो इसका नाम सवाई माधोपुर कैसे पड़ा, आप बता सकते हैं? सर सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम सवाई माधो सिंह के नाम पे पड़ा है। जो जयपुर के नरेश थे, उन्हें 1758 में मुगल राजा के द्वारा रणथंभौर का दुर्ग दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने इस शहर को बसाया था उसी 1763 में, और अपने नाम पे जयपुर के तर्ज पे ही इस शहर को बसाया, और अब इसका नाम सवाई माधोपुर रखा। चलिए, आपने रणथंभौर शब्द बोलकर मुझे कुछ प्रश्न और दे दिए। बिल्कुल सर। जानकारी है आपको रणथंभौर के बारे में? जी सर। चलिए, रणथंभौर शब्द का अर्थ बताइए।
सर रणथंभोर जो है, वैसे तो रण और थंभोर दो पहाड़ियां हैं वहां पे जिससे बना है। इसके अलावा रणत भंवर का भी एक अपभ्रंश के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो गणेश जी का वहां मंदिर है, उन्हें रणत भंवर कहा जाता है। कि रण पे विजय पाने वाला जो होता है, उस तरह से गणेश जी को भी वहां पे बोला जाता है। रणथंभोर शब्द बना कैसे होगा? सर ये अपभ्रंश के रूप में निकल के आया है, रणत भंवर से रणथंभोर के रूप में, जितना मुझे जानकारी है। आप उल्टा बता रहे हैं। रणत भंवर शब्द उल्टा अपभ्रंश होकर बना है। मैं माफी चाहूंगा सर। मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि रिव्यू साथ साथ करते चलते हैं अपन। रणस्तंभपुर, रणथंभोर का पुराना नाम था रणस्तंभपुर, आपने पढ़ा भी होगा। बिल्कुल सर, हाँ जी। जी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जी सर। अब देखिए, वहां के जो शासक रहे हैं, प्रसिद्ध शासक हम्मीर सिंह, हम्मीर देव, ठीक है, ये कौन से वंश के थे? जी सर, चौहान वंश के। चौहान वंश के। चौहानों की एक शाखा ने शासन किया है, आपके कहने का मतलब। हाँ जी सर। जी, तो हम्मीर देव के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो पूरा कथन आप मुझे सुनाइए। सर मैं माफी चाहूंगा पूरे कथन के लिए, परंतु जो कथन है उसका आशय यह है कि हम्मीर जो थे वो काफी हठी थे, और अपने वचन के लिए, वो वचन की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अच्छा, ठीक है, आपने बताया उनका जो वचन था। तो कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी, उसने रणथंभोर पर आक्रमण किया, तो उसके पीछे ऐसा कोई कथानक याद है आपको, जिसकी वजह से वचन पालन के कारण क्या हुआ था, आक्रमण करना पड़ा उसको? जी सर। जी, योगेंद्र जी अभी वीडियो ऑफ कर दो, मैं बोलूं तब करना कौन? जी सर। सर एक मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत माफी चाहूंगा फिर से इसके लिए। बहादुर शाह शायद, या मोहम्मद शाह, एक अलाउद्दीन के एक जो पर्सन थे, उन्होंने अलाउद्दीन के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे थे, और उसके बाद में उन्होंने शरण लेने के लिए राजा हमीर के पास आ गए थे, और राजा हमीर ने उन्हें शरण दी। अलाउद्दीन ने बोला कि उसे मेरे पास लौटा दिया जाए, मुझे वापस दिया जाए, अदरवाइज मैं आक्रमण करूंगा। लेकिन शरणार्थी के वचन के लिए उन्होंने उस आक्रमण को देखा। अच्छा, चलिए, आपने अलाउद्दीन के बारे में इतनी बात की है, तो आप मुझे ये बताइए, अलाउद्दीन के जो आक्रमण थे राजस्थान में, वो कब से कब तक थे? कौन से वर्ष में, कहां पर उसने आक्रमण किया था राजस्थान? सर सन 1301 में रणथंभोर, सन 1303 के अंदर चित्तौड़, और उसके बाद 1311 है आई थिंक, जो जोधपुर वाला उसका था, सिरोही है। और है आप? सिरोही है मैं सर माफी चाहूंगा, तीसरा मैं मिस कर रहा हूँ, जहाँ पे तीसरा साका हुआ था उसके बाद में मैं जालौर आप याद है। थैंक यू। और पूरा आप ध्यान रखिए, आपके जो आंसर होंगे ना, वहीं से आपके क्रॉस क्वेश्चन पुट अप होंगे आपसे मेन इंटरव्यू, ठीक है। और एक बार जिस दिशा में इंटरव्यू मुड़ जाता है, तो आपको जहां पर आप प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू। तो ये याद रखें आप, ठीक है। चलिए, थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आप ये बताइए, कहीं पर खस का उत्पादन होता है क्या? जी सर, जो वहां पे जो सवाई माधोपुर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे जो स्पेशल तरह की जो घास होती है, उससे खस बनाई जाती है, जिसका कि जो कूलर है उसकी जो टाटियां वगैरह बनती है, उसमें उपयोग में ली जाती है। आप श्योर हैं सवाई माधोपुर उष्णकटिबंध में आता है? ज्योग्राफी पढ़ा है आपने? मैं माफी चाहूंगा सर। चलिए, ठीक है, आपको थोड़ा लोकल लैंग्वेज जो वहाँ का नॉलेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सवाई माधोपुर में जो बनास नदी है, उसके किनारे के जो क्षेत्र है, वहां पर खसखस का उत्पादन होता है। और खसखस के बारे में आप ध्यान रखिए, पूरे राजस्थान में सिर्फ बनास नदी के आसपास और बनास नदी के आसपास भी सवाई माधोपुर जिले में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। ये प्रश्न 2-3 बार RAS के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखें आप। चलिए, रुड़की के बारे में क्या जानते हैं आप? रुड़की एक कंटोनमेंट क्षेत्र के रूप में रहा है। काफी पुराने समय से वहां पर ब्रिटिश टाइम से ही एक छावनी के रूप में ये डेवलप हुआ, और जो रुड़की कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका वहां पे डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि कैनाल जो
वाटर कैनाल वहाँ पे बनाई गई थी, गंगा कैनाल, उसके लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता के अनुसार, और उसी कैंटोनमेंट जोन प्लस रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों के आसपास पूरा क्षेत्र बसा हुआ है। यह हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है वर्तमान में, उत्तराखंड राज्य के अंदर, और पहाड़ की तलहटी से नीचे उतरते हुए प्लेन एरिया है। जी सर, ठीक है सर, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, एक तो सिंपल सा आपको एक सुझाव देना चाहूंगा मैं। आप जब भी आंसर देते हैं, सुन रहे हैं आप? जी सर। जी, आप जब भी आंसर देते हैं अपने जो शरीर है उसको थोड़ा सा स्थिर रखें, ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, गर्दन आप ज्यादा भी स्थिर नहीं है ऐसे कि बिल्कुल मूर्ति बन के बैठ जाए, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल वे में आप बिल्कुल वहां पर मेन इंटरव्यू में जब जाएं तो वहां पर स्थिर रहने का प्रयास करें। हर उत्तर में आपको अपने शरीर को हिलाने का, हाथ या गर्दन को हिलाने का कोई इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप आंसर दीजिए, ठीक है, स्थिर रहें थोड़ा, तो ज्यादा बेटर लगता है। हिलता डुलता है कोई इंसान तो उसका मतलब आपने साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ऐसी चीज पढ़ी होगी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है या असहजता फील कर रहा हो, ठीक है। एक देखिए, वो कथन आपको याद रखना है क्योंकि आप सवाई मानते हैं अपन, ठीक है, मेंस में होता है, प्री में होता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन राजस्थान का, तो उसका मैं बता देता हूँ। सिंह सुवन और कदली फल एक बार ही फलता है, बार अपने बच्चे को जन्म देती है, और जो केले का पेड़ होता है उस पर भी एक बार केले के फल लगते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो त्रिया जो स्त्री होती है उसका विवाह होता है, तब उसको क्या उसके शरीर पे वो तेल की मालिश वगैरह आपने देखा होगा हमारे कल्चर में वो होती है। उसी प्रकार जो हमीर है वो उसने अगर कोई वचन दे दिया तो एक बार ही देता है, ठीक है। ये पूरा कथन आप पढ़ के जाए और वहां पर आपको हो सकता है पूछा जाएगा, एक हो सकता है। अब देखिए कारण क्या है, तो बिल्कुल आपने बताया कि जो हमीर देव थे उन्होंने शरण दी थी अलाउद्दीन खिलजी के जो विपक्षी या उसका शत्रु था, उसको इसी कारण दिया आक्रमण करना पड़ा। एक आप जो इनके क्रम है उसमें जोधपुर बता रहे थे, वो मैंने बता दिया, वो गलत है। जालौर कान्हड़ देव पर, और कान्हड़ देव आपने आंसर दे भी दिया तो वहां से क्वेश्चन और पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का थोड़ा सा आप नॉलेज बढ़ाए। उष्ण कटिबंध में आप बता रहे थे, ठीक है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश वाला वो इशू हो गया, मैं ज्योग्राफी इंग्लिश में पढ़ी हुई है तो आप इंग्लिश मीडियम में क्या मिस्टेक हो गया। बीएसएच होता है जनरली जब हम इसको बोलते हैं तो बीएसएच टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है, ओके। और खसखस का आप ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में इसका उत्पादन होता है, और अभी गर्मी चल रही है तो आप देखते हैं खसखस का जो शरबत होता है वो कूलर की जो टाटी होती है, लेकिन आजकल उसका यूज कम होने लग गया, उत्पादन कम होने लग गया है, ठीक है। अब उत्पादन कम होने लग गया तो इसके पीछे क्या कारण है कि उत्पादन कम हो गया इसका, वो भी आपको आंसर तैयार करना है इसके, ठीक है। बाकी रुड़की का आंसर आपका ठीक था, रुड़की के बारे में थोड़ी सी और आप ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहे कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या क्या विशेष बातें रही थी। और बाकी मैंने आपके जो हॉबीज है वहां से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, और फ्लिपकार्ट वगैरह से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो आप तैयार रखें, ठीक है। और उनके आंसर आप क्या बोलने हैं आपको वहां पर वो भी तैयार रखें, और मिरर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। ओके जी सर, हमारे साथ हैं